तो कल हमने ऑपरेटिंग वेब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी कि वेब क्या है, कैसे एक्सेस करते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, कंज्यूमर के एंड पे क्या एडवांटेज होती हैं, प्रोवाइडर के एंड पे क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके। हम कल ट्राई कर रहे थे आईआरसीटीसी के लिए। तो आईआरसीटीसी तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रेन वगैरह सब रोकी हुई हैं कोविड वगैरह, कोविड के चक्कर में। तो हम उसके आगे देखते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस बता रखा है कैसे आपको ट्रेन सर्च करनी है। इसमें एक मैं आपको वैसे ही ओवरव्यू बता देता हूँ कि आप लॉगिन करते हैं अपनी आईडी, वहाँ से ट्रेन सर्च करते हैं कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक के लिए आपको ट्रेन चाहिए। आप अपना टाइम सेट करते हैं कि आपका डिपार्चर टाइम क्या होगा, मतलब आप किस टाइम बैठना चाह रहे हैं ट्रेन में और किस टाइम वहाँ पे आप उतरेंगे। वो सारे टाइम आपको दिए हुए होते हैं, कौन सी ट्रेन किस टाइम पे कौन से स्टेशन पे मिलेगी, किस टाइम चलेगी, एंड देन वहाँ से कौन कौन से स्टेशन होते हुए वो आगे कंटिन्यू करेगी और आपकी जो डेस्टिनेशन होगी वहाँ पे कितने बजे पहुँचाएगी। उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं अलग अलग ट्रेन के। जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपसे पूछता है वहाँ पे कि आपको कितने लोगों की रिजर्वेशन टिकट बुक करनी है। आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े बच्चे कितने हैं, आपकी फूड प्रेफरेंस क्या है, आपकी बर्थ प्रेफरेंस क्या है, मीन्स आप कौन सी बर्थ लेना चाहते हैं, लोअर मिडिल अपर बर्थ, कौन से टायर में ट्रेवल करना चाहते हैं, 1 टायर एसी, 2 टायर एसी, स्लीपर, मतलब इस तरह के अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप ये ऑप्शंस चूज करने के बाद फिर फाइनली, अच्छा वहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कि आप वहाँ पे सीनियर सिटीजन कंसेशन अवेल करना चाहते हैं या नहीं। जब आप सीनियर सिटीजन कंसेशन अवेल करेंगे मीन्स आपकी एज एक लिमिट जो दे रखी है वहाँ पे, आई थिंक 65 है, उससे ऊपर होनी चाहिए। तो आपको वहाँ पे कंसेशन मिलेगा, यानी टिकट में कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो वो आप लेने के बाद फिर फाइनली पेमेंट करने पे आएंगे। पेमेंट करने के लिए वहाँ पे अलग अलग मोड दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि नेट बैंकिंग से कर सकते हो, पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, ईएमआई, ये अलग अलग आपके मोड्स ऑफ पेमेंट दिए हुए हैं। यहाँ से आप चूज़ करने के बाद उस कार्ड की डिटेल डालेंगे, डिटेल डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा और जैसे ही पेमेंट होगी आपके पास तुरंत कंफर्मेशन आ जाएगा। आपने जो मेल आईडी दी होगी उसमें जो आपने फ़ोन नंबर दिया होगा उन दोनों पे कंफर्मेशन जाएगा, आपकी टिकट बाई मेल आपको डिलीवर कर दी जाएगी और ऑन द स्क्रीन भी आप उसको देख सकते हो। जब भी वो फाइनल होगा तब वो आपको विजिबल हो जाएगा पेमेंट कंफर्मेशन के बाद ही। अगर आप इसमें आपको एक कैंसिल टिकट करने का ऑप्शन भी मिलता है कि आप सपोज अपनी ट्रैवलिंग कैंसिल करना चाहते हैं, आपने ट्रेन बुक तो कर दी लेकिन उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो अलग अलग ट्रेन्स के अलग अलग चार्जेस हैं, कैंसिलेशन चार्जेस, किसी में 15% कटेगा, किसी में 40% कटेगा। तत्काल वगैरह कराते हैं तो उसमें आपको बहुत ही कम रिफंड मिलता है। तत्काल एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको पता होगी कि आप हैंड टू हैंड विद इन 24 आवर आप उसको बुक करते हैं, वो तत्काल फैसिलिटी है। अच्छा उसके बाद ई गवर्नेंस है, ये भी आपका वेब एक्सेस पोर्टल होता है। मीन्स आपको जो भी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी गवर्नमेंट की, आपने आजकल देखा होगा कि आपके सारे काम ऑनलाइन होते हैं। मीन्स आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है, कोई भी फैसिलिटीज़ अवेल करानी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो सबकी गवर्नमेंट की अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, उनको आप विज़िट करते हो, उन पे इंक्वायरी लेते हो या डिटेल चेक करते हो। जैसे आपके ईपीएफ हो गए, प्रोविडेंट फंड सर्विस हैं, या आपकी वोटर आईडी कार्ड्स वगैरह, या ये राजस्थान में भामाशाह कार्ड हैं, अलग अलग जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, इवन स्टडीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। स्कूल होने, कॉलेज होने, सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन कर रखी हैं। तो इनमें डाटाबेस क्रिएट किया जाता है, उसका एक्सेस, उसकी कनेक्टिविटी एक वेबसाइट से की जाती है और उस वेबसाइट का यूआरएल, यूआरएल का मतलब क्या होता है,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मींस एक पर्टिकुलर एड्रेस आपको दे दिया जाता है। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मींस आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते समय जो टेक्नोलॉजी यूज करते हो उसको आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे आपकी क्लास में, अगर आपकी क्लास चल रही है, आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर यूज हो रहा है, कंप्यूटर यूज हो रहा है, पीपीटी वगैरह यूज हो की जा रही हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, तो वो सब आईसीटी के अंदर ही आते हैं। आईसीटी टूल्स मींस जो भी टूल्स यूज किए जा रहे हैं, आईसीटी हार्डवेयर मींस जो भी हार्डवेयर यूज किए जा रहे हैं, आपका प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें आपकी आईसीटी में आती हैं। इनके लिए आपको एक लैन की जरूरत होती है। लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? अच्छा, नेटवर्क से क्या मतलब है? एनीवन? सर लोकल एरिया नेटवर्क जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। मैं सिर्फ यहाँ पे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ आपसे कि नेटवर्क क्या होता है। एक जनरल सर जनरल टर्म है, कंप्यूटर की टर्म छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ एक जनरल टर्म नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क किसी भी चीज जो बहुत सारी चीजें हो आपस में जुड़ी हुई हो। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क का मतलब है कनेक्टिविटी। ठीक है, आपके फोन में भी आप कहते हो कि नेटवर्क नहीं आ रहे, उसका मतलब क्या है? मीन्स आपका फोन कनेक्टेड नहीं है जहां से आपको सर्विस मिलेगी। मीन्स उस सर्विस से कनेक्टेड नहीं है जिसके थ्रू आप कॉल कर पाओगे या इंटरनेट यूज कर पाओगे। तो नेटवर्क का मतलब यही है कि एक कनेक्टिविटी है। अब वो कनेक्टिविटी फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका फ्रेंड नेटवर्क कैसा है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, या फैमिली नेटवर्क कैसा है, फैमिली सर्कल कैसा है, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सिर्फ नॉर्मल नेटवर्क की बात हो रही है। मीन्स आपकी कनेक्टिविटी की बात हो रही है कि आपके फैमिली में नेटवर्क मीन्स आपकी कनेक्टिविटी कितने लोगों से है और कितनी टाइट बॉन्डिंग है, आपकी फ्रेंड से कितनी टाइट बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे नेटवर्क का मतलब है कि कनेक्टिविटी। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर का टर्म है। मीन्स आप लोकली किसी एक पर्टिकुलर बाउंडेड एरिया में आप नेटवर्क मीन्स कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो। सपोज अगर हम स्कूल की बात करें तो अपनी जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप उसको एक लैन बोल सकते हो। मीन्स वो लोकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। बेसिकली दो तरह के नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर में। मीन्स दो तरह की कनेक्टिविटी होती है, एक होती है लैन और एक होती है वैन। आपने और भी सुने होंगे मैन, पैन, कैन, लेकिन इनको दो ही तरह से डिवाइड किया जाता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क और एक वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में आप ये बोल सकते हो कि आपका कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड है और वो ग्लोबल एक्सेस नहीं कर पा रहा है, मींस उस रेंज से बाहर कुछ एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क है। सपोज हमारा स्कूल है, वो उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेके फोर्थ फ्लोर तक, फर्स्ट बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग, जो भी जितने भी कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट लैब से सेकंड लैब तक, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन उस लैब से बाहर आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, तो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा वो, वाइड एरिया नेटवर्क नहीं कहलाएगा। क्योंकि मीन्स आपको एक लिमिटेड एरिया दिया गया है, आप उससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज आपका एक मोबाइल है और आप उसमें व्हाट्सएप चला रहे हो, तो वो जो मोबाइल है आपका वो किस में कहलाएगा, लैन में या वैन में? आपका सिर्फ एक सिंगल मोबाइल या एक सिंगल कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो किस में कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क? यहाँ आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर अगर कनेक्टेड है तो वो वैन में कहलाएगा। बेशक एक कंप्यूटर है,
फिर भी वो वैन में है, क्योंकि वो इंटरनेट से यानी ग्लोबली कुछ भी एक्सेस कर सकता है। तो लैन के अंदर ही हम अलग अलग क्लासिफिकेशंस और दे देते हैं कि लैन में ही आप कैन बोल सकते हो यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन बोल सकते हो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन बोल सकते हो पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मीन्स दो के बीच में, जैसे आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, आप शेयर इट से ट्रांसफर कर रहे हो, मीन्स आपस में बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये लैन होना जरूरी है ताकि आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। आपके गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट्स हैं, इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट, आरटीआई एप्लीकेशन, ये सारी वेबसाइट्स वेब बेस्ड ही चलती हैं, इनका अपना अपना यूज है। एक एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपने सीबीएसई की वेबसाइट ओपन की हो कभी, तो आपने देखा होगा कि एनआईसी के ऊपर ही एक्सेस मिलेगी। वो एक गवर्नमेंट का डाटाबेस है जहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटी पे अपने ऊपर भरोसा रहता है। आपने सीबीएसई की वेबसाइट की हो, मैं एक बार आपको स्क्रीन स्टॉप करके पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ से मैं सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करता हूँ, cbse.nic.in। यहाँ पे आप अगर ऊपर एड्रेस बार देखोगे सीबीएसई का, तो cbse.nic.in मीन्स जो एनआईसी है, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। यहाँ पे मीन्स जितना भी नेशनलाइज डाटा है, मीन्स गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह जो भी उनसे रिलेटेड डाटा बेस है, सब इसी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स वगैरह मोस्टली जो आपको मिलेंगी जीओवी पे भी मिल जाएंगी, और आपको जहाँ पे डाटाबेस की बात आती है वो एनआईसी पे मिलेंगे। तो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिन पे ये डाटाबेस और ये सब क्रिएट किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ सोचो कि ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, आप रात को 12 बजे किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वो वेबसाइट तभी ओपन हो जाती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कभी भी हम इसको एक्सेस करें और ये तुरंत एक्सेस हो जाए? कभी तो उनके बंद होते हो। हाँ, उनके सर्वर ऑन रहते होंगे सर हमेशा। क्योंकि उनके सर्वर 24/7 ऑन रहते हैं, उनकी वेबसाइट्स हमेशा ऑन होती हैं। आपने देखा होगा कभी किसी वेबसाइट पे विजिट करो तो वहाँ पे एरर आता है अंडर मेंटेनेंस। वो एरर सर इसलिए आता है कि उस वेबसाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए उस वेबसाइट को टेम्परेली होल्ड पे रखा गया है कि आप उसको एक्सेस ना कर पाएँ, ताकि बैक एंड पे वो सारा काम इजीली किया जा सके। तो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के नाम दे रखे हैं, जैसे नेशनल ई गवर्नमेंट्स प्लान है, डिवीज़न, अलग अलग ये वेबसाइट्स वगैरह दे रखे हैं। india.gov.in है, ये पूरे इंडिया की एक नेशनल वेबसाइट है, पोर्टल है। यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट पे अलग अलग जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं विजिट कर सकते हैं। ये नेशनल वेबसाइट है। ये go-idirectory.com है, इंडिया की वेब डायरेक्टरी। मीन्स अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप इनको विजिट करके देख लेना कि इन पे क्या क्या एक्सेस मिलेगा आपको। एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट के अंडर में आते होंगे, जो भी वेबसाइट्स वगैरह, उनके लिंक्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिल पेमेंट। इससे आप सारे ही अच्छी तरह वाकिफ होंगे, आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी। आपने ऑनलाइन ऑर्डर्स किए होंगे, घर पे सामान आए होंगे, कुछ एक पेमेंट आपने घर पे की होगी, कुछ एक पेमेंट आपने तभी की होगी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू। अलग अलग आप शॉपिंग करते हैं, बुक्स मंगाते हैं, अपने मोबाइल वगैरह, आजकल तो मोस्टली मोबाइल्स ऑनलाइन ही मंगाते हैं, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से वो एक्सेस कर पाते हैं। तो उन वेबसाइट्स को विजिट करेंगे, उनमें जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट फिल्टर करेंगे, उसके बाद उनमें कंपेयर करते हैं कई बार हम,
दो दो दिन देखते हैं कि क्या पता इसका रेट कम हो या किसी और वेबसाइट पे कम मिल जाए। अलग अलग वेबसाइट्स ओपन करके उसके कंपैरिजन करते हैं। कई बार हम गूगल पे, कई बार आइटम्स में कंपैरिजन करते हैं, टेक्निकल कंपेयर करते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट या फेसबुक या सॉरी फ्लिपकार्ट या अमेजन ओपन करता हूँ और एक सपोज हमें एक पेन ड्राइव परचेज करना है, अमेजन की वेबसाइट एक ग्लोबल वेबसाइट है जिसको .com से ओपन किया जाता है। अभी मैंने यहाँ पे ग्लोबल एक्सेस किया, देखो amazon.com मीन्स ये पूरे वर्ल्ड की कॉमन वेबसाइट है जहाँ पे डॉलर्स में बात चलती है। आपको यहाँ पे अमाउंट चेंज करना पड़ेगा और कुछ आइटम ऐसा है जो आपके पास डिलीवर नहीं भी होगा। इंडिया के लिए एक पर्टिकुलर अलग वेबसाइट है जिसमें इंडिया से रिलेटेड ही आइटम्स मिलेंगे जो इंडिया में इजीली एक्सेसिबल होंगे, डिलीवर हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपका एक पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें मंगा रहे हो वो एक लिस्ट में, एक अकाउंट में स्टोर की जा सकें। आपकी अगर कोई क्वेरी होती है, आपने आइटम्स मंगाए हैं, उसको बाद में रिजॉल्व किया जा सके, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अकाउंट की। अब सपोज हमें यहाँ पे एक पेन ड्राइव परचेज करना है, मैंने पेन ड्राइव डाला यहाँ पे और मुझे पेन ड्राइव चाहिए 32 GB का। आप अगर शॉप से लेने जाओगे तो आप देखोगे कि 32 GB का पेन ड्राइव आपको 500 रुपये में भी मिल जाएगा और 800 रुपये में मिलेगा। यहाँ पे देखोगे आप 375 रुपये का पेन ड्राइव है 32 GB का। लेकिन इनके टेक्निकल पॉइंट्स जो होते हैं जिन पे आप बहुत ही कम ध्यान देते हो, ये आपको पता होगा कि ये OTG पेन ड्राइव है, मीन्स मोबाइल में भी लग जाएगा और इस साइड से कंप्यूटर में भी लग जाएगा। बट ये एक नॉर्मल पेन ड्राइव है सैंडिस्क की जो 375 रुपये की मिल रही है। और अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे, ये 449 की है। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये 2.0 या 3.0 लिखा हुआ मिल रहा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डिनोट करता है, मीन्स इनके वर्जन है, इनकी स्पीड का फर्क मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। आप एक ही प्रोडक्ट में दो अलग अलग चीज़ें, सपोज मैं यहाँ पे सोनी का पेन ड्राइव ले रहा हूँ, तो सोनी में भी आप देखोगे 32 GB में ये 2.0 का पेन ड्राइव है जो 645 में अवेलेबल है। और अगर आप 3.0 में जाओगे, ये 3.0 है, इसका यहाँ पे प्राइस 3.1 और भी एडवांस है। तो इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी आप कंपेयर कर सकते हो, इसके प्राइस कंपेयर कर सकते हो। आप एक ही आइटम को दो अलग अलग सेलर अगर सेल कर रहे हैं तो उनके प्राइस में डिफरेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग दे रखे हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कस्टमर डज नॉट हैव एनफ टाइम टू विजिट स्टोर एंड परचेज गुड्स। कस्टमर्स के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो सामान परचेज करने के लिए स्टोर तक जा सकें, सामान खरीदने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन में बेनिफिट क्या होता है कि आप एक ही जगह पे बैठे अलग अलग 50 शॉप्स विजिट कर सकते हो। सिर्फ अमेजन के थ्रू ही वहाँ पे अलग अलग डीलर्स होते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स पे देख सकते हो। आपने कभी गौर किया हो कि सपोज आप ये पेन ड्राइव मंगा रहे हो, तो ये पेन ड्राइव किसके थ्रू आएगा? यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये सोनी के थ्रू है, मीन्स आपको डायरेक्ट सोनी कंपनी के थ्रू मिलेगा। आप अगर कुछ और सामान मंगा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये डायरेक्ट सोनी के थ्रू आ रहा है सपोज। और हम देखते हैं, ये पेन ड्राइव अगर आप देखो तो ये डायरेक्ट सैंडिस्क के थ्रू आ रहा है। अलग अलग और भी कंपनीज ऐसी हैं या डीलर्स ऐसे हैं जो अपनी आइटम्स को सेल आउट करते हैं। ये देखो, ये पेन ड्राइव एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फुलफिल किया जाएगा।
मीन्स ये एक डीलर है जो कंप्यूटर से रिलेटेड ही आइटम्स डील करता है। आप देखोगे अब जितने भी मोस्टली कंप्यूटर आइटम्स देखोगे आपको इसी का नाम मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? द स्टोर वेयर यू विल गेट वट यू नीड मे बी वेरी फार ऑफ। मीन्स आप किसी शॉप पे जाना चाह रहे हैं जिससे आपको वो सामान मिलेगा, वो हो सकता है काफ़ी दूर हो। द मनी स्पेंट इन ट्रेवलिंग टू द स्टोर, पार्किंग द कार इज मच मोर देन ओवरहेड इफ एन एनी इन ऑनलाइन शॉपिंग। आप अगर कुछ सामान परचेज करने जा रहे हो तो आपको वहाँ तक जाना, वहाँ का ट्रैवल एक्सपेंस, वहाँ अपनी कार को पार्क करना, ये सारी चीज़ें भी एक बर्डन होती हैं, एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाता है जो कि आप घर बैठे बिना खर्चा किए आप उस सामान को मंगा सकते हो। द प्रोडक्ट यू मे रिक्वायर इज नॉट अवेलेबल एट द मार्केट। मीन्स जो आप सामान मंगाना चाह रहे हो वो अवेलेबल नहीं हो। यू वांट टू सेंड ए प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड, यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग एंड प्रोवाइड द रिसीवर्स एड्रेस। आप अपने फ्रेंड को एज ए गिफ्ट भी भेज सकते हो। सपोज आप यहाँ भिवाड़ी में या धारवाड़ में बैठे हो, लेकिन आप अपने पापा जी को कोई गिफ्ट भेजना चाह रहे हो तो आप वो भी भेज सकते हो। आपको सिर्फ वहाँ का एड्रेस डालना होगा, आपको पेमेंट यहाँ से करनी होगी और वो वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। सपोज इन केस आपके फादर कहीं दूर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं सपोज, या गुजरात में रह रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं कि वहाँ से वो किसी आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते, या उन्हें उस चीज़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। सपोज उन्हें एक पेन ड्राइव चाहिए, अब जितना डिटेल में आप जा सकते हो उतनी डिटेल में आपके पेरेंट्स नहीं जा सकते, तो आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करोगे और वो वहाँ पे आइटम डिलीवर हो जाएगा। इवन पेमेंट भी आप अगर चाहो तो हो सकता है कि आपके फादर पे कर दें, या आप चाहो तो आप अपने एंड से भी पे कर सकते हो। यू डोंट हैव टाइम ड्यूरिंग द शॉपिंग आवर्स, यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम योर ऑफिस, होम, फ्रेंड प्लेस, एनी वेयर, एनी टाइम। आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो। इवन आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक में हो, कहीं भी हो, आप जस्ट अपना मोबाइल निकालो और वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो हैज़ बार्गेन ऑफर फॉर द कस्टमर डिलाइट। वहाँ पे बार्गेनिंग की फैसिलिटीज मीन्स कंपैरिजन की फैसिलिटी मिल जाएगी। और कई बार आपने देखा होगा कि आप मोबाइल परचेज कर रहे हो, वहाँ पे आपको ऑफर्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं कि आप अगर HDFC के कार्ड से पे करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, या ICICI से पे करोगे तो कितना ऑफ मिल जाएगा। सम ऑनलाइन स्टोर्स अलाउज कस्टमर टू रेट देयर सर्विसेज एंड आइटम्स। आप वहाँ पे आइटम्स को रेट कर सकते हो, उनकी क्वालिटी को कि अच्छा है या नहीं, आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं। सपोज आपने कुछ आइटम मंगाया और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, डिलीवरी टाइम पे हो गई, तो आप अपने रिव्यूज़ वगैरह शेयर कर सकते हो ताकि जो कस्टमर्स होंगे जो परचेज करेंगे उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। आपने कई बार देखा होगा कि आप परचेज करते हो कोई आइटम तो वहाँ पे रिव्यूज़ देखते हो कि लोगों के एक्सपीरियंस कैसे हैं इस प्रोडक्ट को लेके। हाउ इट वर्क्स, ये वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं, क्या प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है कि आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे जिस वेबसाइट से आप परचेज करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट सर्च करेंगे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है देन आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आप प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे, जो जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो। अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट परचेज करना है देन आप उसकी पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप कार्ट में ऐड कर करके फाइनली उनको एक अमाउंट में पे कर सकते हो। जो आपने प्रोडक्ट लिया सपोज, उसके बाद अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उस प्रोडक्ट को आप पुराने वाले को डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अमेज़न है। अगर आपको कपड़े वगैरह ये सब चाहिए तो आप ये भी मिंत्रा वगैरह इन सब चीज़ों को जाके परचेज कर सकते हैं। बिल पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, ATM कार्ड, ये सब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या नेट बैंकिंग कर सकते हैं। एक ऑफ़र और मिलता है आपको मोस्टली आइटम्स में मिल जाता है, कुछ एक आइटम्स में वो अलाउ नहीं करता कैश ऑन डिलीवरी।
मीन्स जब आइटम आपके पास आएगा तो आप उसको आइटम लो और उसको कैश पे करो। नेक्स्ट आती है इसमें केस स्टडी। ऑनलाइन शॉपिंग जब आप यूज करोगे या क्रिएट करोगे तो केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी क्या होती है? मीन्स आप उस प्रोसीजर को पूरा समझोगे पहले। सपोज मैं अगर आपसे कहूं कि आपको स्कूल का एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स की डिटेल होगी, टीचर्स की डिटेल होगी, उनकी फीस की डिटेल होगी, उनकी लाइब्रेरी में जो भी बुक्स वगैरह हैं उनकी डिटेल होगी, सबके अलग अलग एक्सेस होंगे, पेरेंट्स के एक्सेस अलग होंगे, टीचर्स के एक्सेस अलग होंगे, सबके अपने अपने एक्सेस होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको पूरा सिनेरियो अपने माइंड में सेट करना होगा, एक रफ एस्टिमेट बनाना होगा कि आपको ये चीज़ें चाहिए। आप डील करोगे स्कूल के मैनेजमेंट के साथ, स्टाफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, आपको आइडियाज़ लेने होंगे कि आपको उस वेबसाइट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आप एक उसका रफ एस्टिमेट बनाओगे, पूरी रिसर्च करोगे उसके बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चे को एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक हम ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करना है बच्चे को एडमिशन लेने के लिए, तो आप क्या प्रोसेस रेडी करोगे? सिर्फ एडमिशन लेने तक की बात है, उसके बाद की बात फीस जमा करना वो सब बात की है, सिर्फ एडमिशन लेना है। यस एनीवन? आशुतोष? अविनाश? यस रजत सर। एंड सानू, बताओ क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी आपको? तो डेटाबेस चाहिए होगा जहाँ वो स्टोर कर सकेगा चलो कि। अब अभी हम एक इस सिनेरियो को छोड़ देते हैं, हम एक ना ऑनलाइन क्विज कराना चाह रहे हैं, सिर्फ 12th क्लास के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकें उसमें। और ऑनलाइन क्विज होगा कंप्यूटर के ऊपर, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, टाइम बाउंड होगा। और एक ये सिनेरियो है, तो इनमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकी हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। सर एक तो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो अलॉटेड टाइम है उससे पहले स्टार्ट ना कर सके कोई एग्ज़ाम। बिल्कुल ठीक है। और और वहाँ से जो क्वेश्चन का टेक्स्ट है वो कॉपी ना हो सके। ठीक है बिल्कुल। और भी और बहुत सी चीज़ें माइंड में आ रही होंगी, बिल्कुल। बैक एंड बैक एंड में हमें चाहिए होगा कि एक पर्टिकुलर बच्चे ने कौन कौन सी आंसर कौन कौन से टिक किए हैं, उसके उस हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे, वो सब स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस ही होगा। एक डेटाबेस चाहिएगा, उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा हमें। अब देखो अगर हम शुरू से बात करते हैं इस एक क्विज पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें सभी बच्चों की डिटेल चाहिएगी, ठीक है? ताकि हम क्या करेंगे, ताकि उन बच्चों के अलावा कोई और बच्चा एंटर ना कर सके। अभी अगर आपने गूगल फॉर्म पे एग्ज़ाम दिया हो, टेस्ट दिया हो, दिया भी होगा आई थिंक, तो गूगल फॉर्म पे आपने देखा होगा कोई भी एडमिट हो सकता है। मीन्स अगर मेरा रोल नहीं है और मेरे पास अगर लिंक आ जाता है या कोई बच्चा मुझे लिंक भेज देता है, तो मैं भी अगर उसको चाहूँ तो ओपन करके टेस्ट अपीयर हो सकता हूँ उसमें। मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं एक ही टेस्ट को 2 बार भी फिल कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों को देखना होगा आपको कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड
क्रिएट करने होंगे। जैसे आपने देखा होगा आपके आरपीएस कैंपस प्रो पे यूजर आईडी और पासवर्ड है, उसमें क्या होता है कि एक बच्चा अपनी आईडी ही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा एक्सेस नहीं कर सकता। मीन्स अगर आप चाहो कि मैं किसी दूसरे बच्चे के ओपन करके उसका एग्जाम दे दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो कि गूगल फॉर्म पे पॉसिबल है। गूगल फॉर्म पे पता ही नहीं चलना किसने एग्जाम दिया है। सपोज मैं यहाँ से ओपन कर दूं और उसमें अविनाश नाम डाल के अविनाश की डिटेल डाल दूं, तो सामने वाले टीचर को लगेगा कि अविनाश ने ही कंडक्ट किया है, बल्कि अविनाश ने एग्जाम दिया ही नहीं। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाटाबेस क्रिएट करना होगा। वो क्या करेगा, डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा कि ये जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाले गए हैं क्या ये सही है। अगर क्रॉस वेरीफाई हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, देन उसको एंट्री मिल जाएगी, अदरवाइज उसको रीट्राई करने के लिए बोला जाएगा। दूसरा, टाइम से पहले स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एक आप उसमें टाइमर सेट करोगे कि आपका 2 बजे अगर शुरू होना है तो 2 बजे एग्जैक्ट शुरू हो जाए। नेक्स्ट, जो क्वेश्चंस हैं उनकी इंडिविजुअल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका किस टाइम पे किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन चूज किया है। अगर सपोज करके चलो यहाँ पे हम दोनों ही ले लेते हैं सिनेरियो, जैसे गूगल फॉर्म में आपने दिया है और आरपीएस कैंपस प्रो पे दिया है। गूगल फॉर्म में आपने देखा होगा कि फाइनली जब आप सबमिट करते हो फाइनली, तो आपके सारे आंसर्स एक साथ सबमिट होते हैं। इन केस अगर आपके 100 क्वेश्चन है, आपने 80 क्वेश्चंस कर लिए और आपका इंटरनेट बंद हो गया, अब क्या होगा? जब दोबारा से स्टार्ट करोगे 10 मिनट बाद या कुछ, सपोज करके चलो कि आपका टाइम भी पूरा हो जाएगा, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है तो आपका एक भी क्वेश्चन सबमिट नहीं हुआ होगा। और आरपीएस कैंपस प्रो पे क्या होता है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका फर्स्ट वहाँ पे डाटाबेस में जाके स्टोर हो गया। आपने सेकंड स्किप कर दिया, थर्ड अटेम्प्ट किया, थर्ड स्टोर हो गया। अब सपोज आपने 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और दोनों सही अटेम्प्ट किए और आपकी लाइट चली गई या नेट बंद हो गया, फोन एकदम से रिस्टार्ट हो गया, तो आपके 2 क्वेश्चंस वहाँ पे सबमिटेड हैं, जो गूगल फॉर्म के केस में नहीं होता है। थर्ड, आपका जो टेक्स्ट है, कई वेबसाइट्स आपने देखी होंगी कि कॉपी एंड पेस्ट हो जाती हैं और कुछ वेबसाइट्स कॉपी एंड पेस्ट नहीं होती हैं, तो आपको ऐसा बनाना है कि वो कॉपी एंड पेस्ट ना हो। उस केस में आप उस क्वेश्चन को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक सिनेरियो है। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम पूरा होगा, उसके बाद आप सबमिट करोगे, वेरीफाई करने की अथॉरिटी आप दे सकते हो कि आपने ये किए, क्रॉस चेक कर लो, उसके मार्क्स वगैरह अलॉट करना। मीन्स ये एक केस स्टडी आपको शुरू से लेके एंड तक क्या क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। जब एक वेबसाइट बनाई जाती है या कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि इसमें गलतियाँ कहाँ पे हो सकती हैं। सपोज 2 बंदे अलग अलग बिठाए गए कि आपको ये चेक करना है, तो 2 बंदे अलग अलग तरह से चेक करेंगे। एक तो चेक करेगा कि इसमें ये चीजें हैं तो इसके हिसाब से ये डाल रहे हैं एंट्री, तो ठीक रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा। और एक चेक करेगा ब्लाइंडली, मतलब कुछ भी रैंडम डाल के देख देगा कि अगर मैं गलत डालता हूँ तो क्या होता है, बंद हो जाता है या कुछ इस तरह से। तो वो अलग अलग टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पे दे रखा है आपको, in this section we shop at flipkart.com to demonstrate how online shopping can be done on a typical shopping site। कैसे वेबसाइट पे शॉपिंग होती है। फर्स्ट आप अपना ब्राउजर ओपन करोगे, इंटरनेट चेक करोगे, उसको वेबसाइट्स जो भी हैं आपकी उनमें से किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस डालोगे। जैसे ही एड्रेस डालोगे वहाँ पे एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जो आइटम्स वगैरह शो कर रहा होगा। वहाँ पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। मीन्स ये पूरा एक मेथड बता रखा है और इस मेथड के हिसाब से ही आपको वो वेबसाइट डेवलप करनी होगी। उसमें किन किन चीज़ों का आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप ट्रैक ऑर्डर कर सकते हो। मीन्स आपका जो ऑर्डर है, आपने ऑर्डर किया है, वो कहाँ पहुँचा है, कितने दिन में आएगा, ये भी एक एस्टिमेटेड डेट वगैरह टाइम वगैरह आपको मिल जाता है। आइटम्स को फिल्टर करना, 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉर्टिंग करना और एक फिल्टर करना।
दोनों में डिफरेंस बता सकते हो आप मुझे? सर सॉर्टिंग होता है कि एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में या अल्फाबेटिकली अरेंज करना। अरेंज करना। और फिल्टर करना? फिल्टर करना किसी पूरे एक हमारे पास अगर लिस्ट है तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज को ढूंढना। ढूंढना। फिल्टर करना मीन्स कुछ एंट्रीज को हाइड करना, कुछ को रिवेल करना। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रिवेल करेगा एंट्रीज को, लेकिन सॉर्टिंग मीन्स सभी एंट्रीज रिवेल होंगी बट एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगी जो आपने चॉइस चूज की है। सपोज A to Z या Z to A या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप वो सॉर्ट कर सकते हो। दोनों में फर्क होता है। सपोज आपको पेन ड्राइव सर्च करने हैं तो पेन ड्राइव आप डाल रहे हो तो पेन ड्राइव आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, फिल्टरिंग हो रही है। लेकिन पेन ड्राइव आपने फिल्टर की है, फिर आप देख रहे हो कि जो लेटेस्ट हैं और जो ओल्डेस्ट हैं उनकी सॉर्टिंग हो जाए। मींस लेटेस्ट मॉडल पहले आए या जो ओल्डर मॉडल है वो पहले आए। इसमें आप ये भी चूज कर सकते हो कि जो अमाउंट कम है वो पहले आए या जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो पहले आए। ये भी अलग अलग आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो ठीक है, फिर आज के लिए सेशन यहीं एंड करते हैं। ओके सर। बाकी कोशिश करो कि वो भी आ जाएं जो बच रहे हैं ना। तुम ही रेगुलर हो, रेगुलर क्लास में भी तुम ही थे, अब भी तुम ही हो। उनकी उनको अगर वो ऐसे ही रहेंगे एब्सेंट तो कैसे पढ़ाई होगी उनकी? उनको बोलना, ठीक है। यस सर, मैं बोलता हूँ उन्हें। और अविनाश, मुझे ना तुम नाम देना सभी के, सेक्शन कौन से हैं उस व्हाट्सएप पे ग्रुप में ही कर देना सभी के नाम। ओके ठीक सर। है, ओके। ओके सर। हेलो सर। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। हाँ जी मैम, सेशन एंड कर दीजिए। ओके सर, फाइन सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स।